हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी ICAR जो आपका एग्जाम हुआ था उसी की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन जिन्होंने अभी फर्स्ट शिफ्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो वो प्लीज देख लें, क्योंकि इसमें तीन शिफ्ट्स में जो हमने इसकी वीडियोज बनाने हम आपको देने वाले हैं, इसमें ऐसा हुआ है कि जो फर्स्ट शिफ्ट के कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट का कुछ पार्ट फर्स्ट में पूछ लिया, कुछ पार्ट सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया। तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीजें फर्स्ट में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, SSC के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ यूट्यूब पे आपको जैसे पता है कि हमने प्लेलिस्ट बना दी है, अब आगे मेंस एग्जाम आने वाला है तो आपको पता है कंप्यूटर की प्लेलिस्ट हमने बना दी है कंप्यूटर 2.0 के नाम से। आप बहुत आराम से ये बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। लाइक अगर आपने फर्स्ट वर्जन देख रखा है और आपको सिर्फ ब्रशअप करना है, आप PDF देख सकते हो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपको वीडियोस ही देखनी है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। जो फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं वीडियोस कंप्यूटर की, लेकिन उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक नॉलेज है, तो आप पहले PDF गो थ्रू कर लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वीडियो में 2-3 चीजें एक्स्ट्रा पता लग जाती हैं, PDF में आपको सिर्फ रिटन मटेरियल पता लगेगा, तो वो चीज देखने के लिए आप फास्ट फॉरवर्ड पे वीडियोस देख सकते हो। आई थिंक 8 और 9 वीडियोस है जिसमें सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। इसी के साथ बहुत सारी अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, तो आप बिल्कुल जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, जिसमें क्रैश कोर्स की अलग है, करंट अफेयर्स की अलग है। बैच की बात अगर मैं करूं तो आप RB एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर सकते हैं और आपको वहां पे अलग अलग बैच मिल जाएंगे, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने आप एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑफिसर्स बैच है, सबसे ज्यादा रिकमेंडेड बैच यही है। इसमें आपके चारों सब्जेक्ट्स पे मेन फोकस है, तो ये बहुत रीजनेबल प्राइस पे है, 1999, वो भी 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ। लेकिन अगर आपको सिर्फ जनरल अवेयरनेस का, क्योंकि वो मेंस में भी आ रहा है तो वेटेज काफी बढ़ गया है, आपको वो चीज चाहिए तो आप बिल्कुल जनरल अवेयरनेस का बैच ले सकते हैं। 799 के प्राइस पे है, 8 मंथ्स की वैलिडिटी, जिसमें आपके शिवम सर हैं जो आपको सारे सब्जेक्ट कराएंगे, GS के, पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह, ज्योग्राफी। मेरा साइंस का है और आपको मिलेगा, साइंस का आपको सब कुछ मिलेगा और कंप्यूटर का मिलेगा, और सचिन सर करंट अफेयर्स करा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ICAR 2023 की सेकंड शिफ्ट 12:30 से 2 बजे वाली शिफ्ट है ये। सबसे पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सेन। कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं हेक्सेन में? पहली शिफ्ट में आया था पेंटेन में और सेकंड शिफ्ट में आया है हेक्सेन में। तो आपको पता है हेक्सेन भी एक एल्केन है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन एटम, तो आप N की जगह 6 पुट कर दोगे तो 6 2 12 + 2 14। तो आपके कितने कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम्स होते हैं हेक्सेन में? 14 कार्बन एटम्स होते हैं। और अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको मैं बता दूं, मैंने ये सारी चीजें क्रैश कोर्स में भी एक्सप्लेन कर रखी है। अगर आपके पास बैच नहीं है और अगर मेंस आने वाला है, आपको हर चीज डीप में पढ़ने की नीड है, आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। सारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHO, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बनिक ये जो यौगिक होते हैं, इनमें कौन सा एटम पहले आ रहा है, कौन सा एटम बाद में आ रहा है, इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये दिखाते हैं अटैचमेंट, कौन सी चीज किससे अटैच है। तो CHO जो है वो एल्डिहाइड का है, तो यही गलत है, मैं आपको बता दूं, बाकी सब पढ़ सकते हो। कार्बोक्सिलिक का COOH होता है, कीटोन का CO होता है और अल्कोहल का OH होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है? सबसे पहली, द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। ये बिल्कुल ठीक है कि प्रकाश को अपवर्तित करने की किसी भी माध्यम की क्षमता उसका प्रकाशिक घनत्व कहलाती है। ये बिल्कुल ठीक है। अगला, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट स्पीड्स अप। जब भी एक जो प्रकाश है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो उसकी किरण की तीव्र गति हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। रेयरर मीडियम में, विरल माध्यम में लाइट की स्पीड बढ़ती है, सघन माध्यम में, एक डेंस मीडियम में लाइट की स्पीड घटती है। तो ये बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन गलत है। रेयरर से डेंसर में जा रही है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। रेयरर से डेंसर में अगर जा रही है, डेंसर में जा रही है, सघन में जाएगी, उसकी स्पीड घट जाएगी, वो नॉर्मल के पास आ जाएगी। ये बिल्कुल ठीक है। ए भी ठीक है और सी भी ठीक है। अगर आपको दिख रहा है ए और सी सिर्फ एक ऑप्शन में है, वो है बी, तो आपका यही क्वेश्चन हो जाना चाहिए, पर आगे भी देख लो। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, अब वो रेयरर में आ रही है, एक विरल माध्यम में आ रही है, इट स्पीड्स अप। ये बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन।
डेंसर से रेयर में जा रही है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बिल्कुल गलत है। अगर रेयर में आ रही है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी अभिलंब से दूर हो जाती है। डेंसर में जा रही है तो जस्ट इसका उल्टा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। Who among the following made an important breakthrough by discovering how a moving magnet can be used to generate electric current? ये पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था और उन्होंने साइंटिस्ट का नेम दे रखा था और पूछ रखा था कौन से साल में उन्होंने बताया, इस साइंटिस्ट ने कौन से साल में ये बताया कि मैग्नेट को मूव करके, चुंबक को थोड़ा सा मूवमेंट करके करंट बना सकते हो। इस शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया वो साइंटिस्ट कौन थे, तो वो थे माइकल फैराडे। और कौन से साल में इन्होंने ऐसा किया था, 1831 में इन्होंने ये डिस्कवरी की थी। In which of the following the pointer remains at zero for zero current flowing through it? इनमें से कौन सा अगर जीरो करंट फ्लो कर रहा है तो वो जीरो पे ही दिखाएगा, वो है आपका गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर सिर्फ ये बताता है करंट है या नहीं। जीरो करंट का मतलब करंट नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर बताएगा। आमीटर बताता है कि करंट होना चाहिए तो कितना करंट, मतलब अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, गैल्वेनोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लासेस, पिछले शिफ्ट में मैंने आपको बताया था, आपको याद करने की जरूरत है डायमंड का। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है 2.42। इसके अलावा सैफायर का बताया था 1.75 के अराउंड होता है। क्राउन ग्लास का होता है 1.52। कांच का जनरली 1.5 के अराउंड मिलेगा, तो 1.52। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनके अपवर्तनांक के आधार पर अवरोही क्रम, यानी सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला आएगा। तो सबसे ज्यादा डायमंड का होता है, डायमंड ऑप्शन में भी है तो सी सबसे पहला आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में ऐसा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चंस में इतना कंफ्यूज मत होना, कुछ चीजें ऑब्वियसली दे देंगे जो आपको पता होंगी। अब जैसे अब यहाँ से आपको पता लगा सबसे ज्यादा डायमंड का है, डायमंड के बाद रूबी है, रूबी आपका क्या आ गया, सैफायर आ गया, मतलब एक रूबी पत्थर जो होता है, सैफायर जो स्टोन्स होते हैं उनमें आ गया। उसके बाद आप क्या आ गया, टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल बहुत गाढ़ा होता है। फिर आ गया वाटर, सबसे हल्का यही होता है। इन होमोलोगस सीरीज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय, पिछली शिफ्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जो समजात श्रृंखला होती है जिसको होमोलोगस सीरीज होते हैं, उसमें क्वेश्चन था कि दो मेंबर के बीच में जो आणविक द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, मास में कितना डिफरेंस आता है। मास का डिफरेंस होता है 14U, मैंने पिछली बार ही समझा दिया था पहली वीडियो में, और पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी था। फॉर्मूले का कितना डिफरेंस होता है, CH2, जैसे मीथेन है और जस्ट अगला मेंबर है ईथेन, ये होमोलोगस सीरीज है, यानी ऐसे फॉर्मूले हैं जो एक ही, ऐसी सीरीज है जो सब एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं, CnH2n+2। तो आप फॉर्मूले में देखो कितना फर्क है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, तो एक तो कार्बन का फर्क है, या 4 हाइड्रोजन है या 6 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का फर्क है, CH2 ग्रुप। अगर आप इससे अगले मेंबर पे जाना चाहते हो वापस से CH2 ऐड कर दो, एक कार्बन और ऐड कर दो, 3 हो जाएंगे, 6 में 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दो तो C3H8 अगले का फॉर्मूला हो जाएगा जो है प्रोपेन। तो फॉर्मूले में डिफरेंस कितना होता है, CH2 ग्रुप। लार्ज डैश आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस, सोलर भट्टियों में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े डैश का उपयोग किया जाता है। आपको मैं बता दूं, जब भी सूरज के प्रकाश को एक पॉइंट पे इकट्ठा करना हो, हम कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का यूज करते हैं। कॉनकेव मिरर इज द करेक्ट आंसर। डैश हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स, वो कौन सा कोशिकांग है जो क्या करता है, विजातीय पदार्थों या निष्प्रयोज्य हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। यानी ऐसे कोशिकांग जो आप यूज नहीं करते, अब खराब हो चुके हैं, उनको खत्म कर देगा। जो कुछ एक्स्ट्रा चीज आ गई बाहर से, विजातीय यानी जो सेल जिससे नोन ही नहीं है, सेल को पता ही नहीं इसका काम क्या है, कहाँ से आया, उसको खत्म कर देगा। इनको हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, डस्टबिन ऑफ द सेल, ये सब इनका नाम है। ये होते हैं आपके लाइसोसोम्स। चूज द करेक्ट मिरर फॉर्मूला, पिछली शिफ्ट में फॉर्मूला यूज ही कराया था, आपको मैं बता दूं। मिरर फॉर्मूला जो है वो होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। लेंस फॉर्मूला भी आप पढ़ लीजिए, लेंस फॉर्मूला भी बिल्कुल इसी की जैसा होता है, बस उसमें क्या है, नेगेटिव साइन आ जाता है, 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। तो मिरर फॉर्मूला क्या है,
1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है फोटोसिंथेसिस के प्रकार, उसमें फोटोसिंथेसिस के रेस्पेक्ट में प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित घटनाएं घटित होती है, पर कौन सी गलत है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये बिल्कुल ठीक है। फोटोसिंथेसिस में पानी की जरूरत होती है, पौधे पानी लेते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं पानी को, ये बिल्कुल ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो सूरज की रोशनी होती है लाइट एनर्जी, उसको पौधे केमिकल एनर्जी में बदलते हैं ताकि रिएक्शन हो सके, ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सनलाइट एनर्जी जो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वो किस लिए करते हैं, किस वजह से कर पाते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है इसीलिए वो खाना बना पाते हैं, हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है, हम खाना नहीं बना पाते, क्योंकि क्लोरोफिल एकमात्र एक ऐसी चीज है जो सनलाइट एब्जॉर्ब करवाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये भी बिल्कुल ठीक है, तीनों बिल्कुल ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? डी वाला ही है, तो आप पढ़ भी लीजिए। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण, गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2 है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो अगर मैं ये नंबर हटा भी दूं, ग्लूकोज बनाने के लिए इसमें बीच में हाइड्रोजन डालना पड़ेगा, और हाइड्रोजन जब भी ऐड होता है उसको रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नहीं होता, रिडक्शन होता है, तो ये गलत है। डैश इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का? वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, इनमें से कौन सा कोशिकीय जनन यानी पुनरुत्पादन में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं? जब भी रिप्रोडक्शन होगा न्यूक्लियस सबसे मेन रोल प्ले करेगा, क्योंकि सबसे पहले न्यूक्लियस ही दो हिस्सों में विभाजित होता है, तभी सेल विभाजित होगा, तभी कोशिका विभाजित होगी, तो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, केंद्रक जिसको हम बोलते हैं। डैश डिस्प्रूव द कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड बी ओनली बी फाउंड विद इन अ लिविंग सिस्टम, ये आपको पिछले शिफ्ट में पूरा एक्सप्लेन किया था कि वो कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया था कि जो कार्बन यौगिक होते हैं वो केवल सजीव तंत्र के अंदर ही बनते हैं। इस थ्योरी का नाम क्या था? इस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्प्रूव किया था? फ्राइडरिच वोहलर ने। इन्होंने कौन सा कंपाउंड बनाया था? यूरिया बनाया था। किसकी मदद से बनाया था? एमोनियम साइनेट की मदद से बनाया था। Which muscle regulates the exit of food from the stomach and releases it in small intestine, in small amounts in the small intestine? देखो, जो आपका ये स्टमक होता है ना, और यहाँ पे आपकी ये आंत शुरू हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई, ये तो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। तो स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये कैसे जाता है? यहां पर अगर आपको मैं बताऊं, इस तरफ और इस तरफ, ये दो ऐसे आप कह सकते हो, ये जैसे ये पार्ट हो गया, इस तरह से दो मसल्स लगी हुई होती हैं। इन मसल्स को, इन मांसपेशियों को बोलते हैं हम स्पिंचर मसल, संवर्णी मांसपेशियां बोला जाता है। और ये ही क्या करती हैं? आपका खाना कितना अमाउंट में यहां से निकलेगा, स्टमक से कितना खाना बाहर निकल रहा है, ये कंट्रोल करती हैं। तो स्पिंचर मसल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन हैविंग अ हेक्सागोनल एरे, इनमें से किसमें प्रत्येक कार्बन समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंधित होकर षटकोणीय श्रृंखला समूह प्रदान करता है? अगर आपने क्लासेस ले रखी हैं तो स्ट्रक्चर मैंने आपको 2 के समझाए हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड में एक कार्बन 4 से जुड़ा हुआ होता है और ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 से जुड़ा हुआ होता है, और हेक्सागोनल प्लेन रिंग बनाता है, षटकोणीय बिल्कुल समतल बनाता है, रिंग बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। मीथेन क्या है? मीथेन एक गैस है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, मतलब मीथेन का फॉर्मूला भी अगर आप देखोगे तो CH4 है, इथेन का C2H6 है, जबकि ग्रेफाइट और डायमंड का कोई फॉर्मूला नहीं है। बस इसका फॉर्मूला अगर आप लिख सकते हो तो कार्बन लिख सकते हो। इसमें कितने कार्बन है वो डिपेंड करता है कि कहां से मिला है, मतलब ऑब्वियसली बात है डायमंड खान में से मिलता है तो कितना बड़ा डायमंड का साइज है वो उस पर डिपेंड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सबसे पहला, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स। सलाइवा के अंदर, लार के अंदर एमाइलेज होता है, लेकिन वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता, वो डाइजेस्ट करता है आपका स्टार्च को, तो ये गलत है।
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेट के अंदर गैस्ट्रिक ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो HCl छोड़ती हैं, ये बिल्कुल ठीक है, तभी एसिडिटी की प्रॉब्लम जो होती है हम लोगों को इसीलिए होती है एसिड की वजह से। पेनक्रियास सिक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स कॉल्ड ट्रिप्सिन। बिल्कुल, पेनक्रियास जो है, अग्नाशय जो है, वो अग्नाशयी रस पेनक्रियाटिक जूस का स्राव करता है, जिसमें 3 चीजें होती हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और आपका तीसरी चीज है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ये 3 चीजें होती हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, आपका सी भी बिल्कुल ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो आपका बी और सी बिल्कुल ठीक है, तो आपका आंसर सेकंड ऑप्शन हो गया। पर मैं इस क्वेश्चन में एक और चीज बताती हूँ आपको। इन्होंने लास्ट ऑप्शन है कि जो बड़ी आंत होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर वाली लाइन की तरफ छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, बिल्कुल उंगलियों की तरफ प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको विली बोलते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। आपको मैं बता दूं, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों के अंदर विली पाई जाती है, बिल्कुल बाल बाल के जैसे होंगे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के अंदर होता है, अंदर वाली वॉल पे इस तरीके से होते हैं, बाल बाल के जैसे छोटे छोटे उंगलियों की तरह। तो ये विली पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी और लार्ज इंटेस्टाइन में भी। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये काम करती हैं, जो खाना डाइजेस्ट हो चुका है उसको ब्लड में मिलाने के लिए। लार्ज इंटेस्टाइन में किस काम आती है, जो वेस्ट खाना है वो सारा का सारा इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जो बिल्कुल वेस्ट है, उसमें से वाटर को वापस रीएब्सॉर्ब करने के लिए हम विली का इस्तेमाल करते हैं। तो विली दोनों में होती है, तो डी ऑप्शन भी ठीक है, बट आपके पास डी ऑप्शन नहीं है, बी और सी दोनों ठीक है, तो आप यही आंसर लगा के आओगे। डैश हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। ये मैं आपको पिछले जो फर्स्ट सेशन था उसमें बता चुकी हूँ कि पानी का जो मूवमेंट होता है जाइलम में रूट से लीव की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, यानी वाष्पोत्सर्जन। बेसिकली है क्या, मैं आपको बता दूं, ये मदद करता है, ट्रांसपिरेशन मदद करता है। पानी उड़ जाता है जब लीव्स से, पत्तियों से, तो वहां पानी का प्रेशर कम हो जाता है और नीचे से पानी उस प्रेशर की कमी को पूरा करने के लिए ऊपर दौड़ता है। तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इसीलिए पानी नीचे से ऊपर जा रहा है। तो गाइज ये थी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ब्रश अप हो गए होंगे। मैं ये सारे ऑलरेडी क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बैचेस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप आज ही आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सारे बैचेस एक बार आप देख सकते हैं, एक बार आप देख लीजिए इसमें क्या क्या है, ताकि आप अपनी नीड के हिसाब से इनमें एनरोल कर सकें। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।